हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत और आज मैं आपसे विटामिन पे फिर से डिस्कशन लेकर आया हूं। और विटामिन में मैंने आपको पिछली क्लास में विटामिन ई तक मैंने आपको समझा दिया है। फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने स्टार्ट किया था, उसमें विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और विटामिन ई में मैंने आपको बेसिकली जो भी रिक्वायर्ड है उतना मैंने आपको समझाया है कि विटामिन ई एक्चुअली एक क्लास ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक ग्रुप ऑफ 8 एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर में होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 उसमें टोकोफेरॉल होते हैं एंड 4 उसमें टोकोट्राइएनॉल्स होते हैं, उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सारे टाइप्स मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया। लास्ट में जाते जाते मैंने कुछ चीजें आपको समझाई थी, थोड़ी सी उसकी बात मैं कर लेता हूं, हल्का सा 2 मिनट, ताकि मैं जल्दीबाजी में था लास्ट में, क्योंकि टाइम निकल चुके थे, तो मैंने जल्दी जल्दी में समझा दिया था। और जब जानते हो जो लोग लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, जब मैं लास्ट में थोड़ा जल्दी बता देता हूं तो उसको अगली क्लास में हल्का सा एलाबोरेट कर देता हूं, उसको समझा देता हूं मैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आज मैं विटामिन के पे बात करूंगा, जो कि एंटी हेमोरेजिक विटामिन है, ठीक है ना, उसकी बात आज मैं करूंगा आपसे, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को डिले करता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, तो उसकी बात मैं आपसे करूंगा। तो विटामिन ई पे थोड़ी सी जिक्र और करता हूं, एक बार रिवाइज करा दूं आपको। विटामिन ई एक तरीके से ब्यूटी विटामिन है, सुंदरता में आप जानते हो, एंटी एजिंग विटामिन है, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन है, इस सारे विटामिन के नाम से ये जानी जाती है। इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये इसकी रोल्स बहुत सारे हैं, जैसे फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की बात करोगे तो इसकी फंक्शन जैसे पहले डेफिशिएंसी की बात करते हैं, अगर कमी हो गई तो क्या होगा, क्योंकि मैंने फंक्शन तो आपको अच्छे से समझा दिया था, डेफिशिएंसी वाली पोर्शन समझा देता हूं। डेफिशिएंसी में एरिथ्रोसाइट्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा, आपकी आरबीसी जो है वो टूटने लगती है अगर विटामिन ई की कमी होने लगी। उसके साथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रैम्प्स, मसल वीक हो जाएंगे, मसल ढीले पड़ने लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मिसकैरेज, एबॉर्शन हो जाता है फीमेल्स में, जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनकी एबॉर्शन हो जाती है, तो बच्चा एबॉर्ट हो जाता है, वो एक कारण है। फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको थोड़ा कम समझाया था, ये समझाया था तो जल्दीबाजी में मैंने बता दिया था क्योंकि टाइम निकल गई थी। तो रिड्यूस फर्टिलिटी, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो फर्टिलिटी रिड्यूस कर जाती है, ठीक है। तो रिड्यूस फर्टिलिटी का मतलब क्या है, एक तरीके से स्टेराइल हो जाना, स्टरलिटी हो जाती है, ठीक है ना। तो विटामिन ई कहीं ना कहीं एंटी स्टरलिटी विटामिन है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पर्सन स्टेराइल हो जाता है, ठीक है ना, स्टेरिलिटी, ठीक है ना। तो इसके कारण इसकी कमी से स्टेरिलिटी हो जाती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। इसमें यह है स्टेरिलिटी का मतलब कि पर्सन इज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैमेट्स, कोई व्यक्ति एक सफिशिएंट मात्रा में जितनी गैमेट्स चाहिए, यानी स्पर्म की बात कर रहा हूं, शुक्राणु की बात कर रहा हूं, वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। अगर सफिशिएंट मात्रा में गैमेट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा स्पर्म को, तो वो फिर ओवा को या एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, इसी को बोलते हैं स्टेरिलिटी, ठीक है ना। तो स्पर्म इज अनेबल टू फर्टिलाइज ओवा या एग, एक सेल फीमेल से निकलती है, आपको पता होगा, ओवरी के माध्यम से, तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, ये स्टेरिलिटी का प्रॉब्लम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टेरिलिटी है। एक होता है कि इंपोर्टेंस क्या होती है, इंपोर्टेंस अलग चीज है, मैंने आपको बताया था। इंपोर्टेंस वो होती है जिसमें ए पर्सन इज अनेबल टू अचीव इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस की इरेक्शन नहीं हो पाती है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है ना। तो वो एक इंपोर्टेंस उसका कारण है, इंपोर्टेंस उसको बोलते हैं, और कारण नहीं, इंपोर्टेंस उसी को बोलते हैं जब पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, वो इंपोर्टेंस है। और स्टेरिलिटी जब सफिशिएंट मात्रा में हमारा क्या नहीं हो रहा है, स्पर्म नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं सफिशिएंट मात्रा में अगर नहीं बनेगी तो वो ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो वो स्टेरिलिटी उसके अंदर में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन बच्चा नहीं कर सकता है, वो पर्सन का बच्चा होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दी जाती है, लैब में टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, और नहीं तो उसकी फिर ट्रीटमेंट होती है, बहुत सारी ट्रीटमेंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको हैम्पर करता है विटामिन ई की अगर कमी हो गई। तो ये भी आप बता सकते हो कि ये जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ई स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर स्पर्म अच्छे मात्रा में बनेगी तो ओवा को वो फर्टिलाइज करेगा, निषेचन होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं इसकी कमी से फर्टिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो ये स्टेरिलिटी विटामिन है, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो पर्सन स्टेराइल हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंस और स्टेराइल में अंतर होता है, मैंने आपको समझा दिया। और बात करें इसमें, तो इसमें फर्टिलिटी कम हो रही है, आपने देखा। और बात करें इसमें, तो इसमें एक चीज और जानना है कि हेपेटिक नेक्रोसिस हो जाता है। हेपेटिक लीवर जो होती है उसकी नेक्रोसिस होने लगती है, उसके टिश्यू डिजेनरेट करने लगते हैं, डीजेनरेट करने लगते हैं, उसके सेल्स डीजेनरेट करने लगते हैं, तो हेपेटिक नेक्रोसिस हो जाता है। अगर इसकी कमी हो गई तो हेपेटिक नेक्रोसिस, है ना, हेपेटिक नेक्रोसिस हो जाती है ना। हेपेटिक का मतलब क्या होता है, लीवर, लीवर की नेक्रोसिस हो रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं डीजनरेट कर रहे हैं उनके सेल्स, क्षय हो रहा है उनके सेल्स का। और बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेजल वगैरह आप जानते हो, ब्लड वेजल्स वगैरह और ब्लड से रिलेटेड
हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनमें गड़बड़ी आने लगती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है, ये आपको ध्यान रखता है, एबॉर्शन गर्भपात हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और जर्मिनल एपिथेलियम में ह्रास होने लगते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है उसमें ह्रास होने लगता है। जर्मिनल एपिथेलियम आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको समय आप जब आएगी रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, उसमें भी ह्रास होने लगती है अगर इसकी कमी हो गई, ये ध्यान रखना है। विटामिन ई की कमी हो गई तो ठीक है। और अगर विटामिन ई के फंक्शन की बात की जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह है, ये एजिंग को धीमा करता है, और ये कोशिका में उपस्थित जितने भी सेल मेम्ब्रेन होती हैं, जितने भी कोशिका में उपस्थित सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी होता है, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन ई जरूरी होता है। तो ये फंक्शन के रूप में आपने इसको समझा, ये फंक्शन के रूप में मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ी बात बताई थी, आज मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया। एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर के रूप में फंक्शन इसको समझ सकते हो कि ये एंटी स्टेरिलिटी है, स्टेरिलिटी कमी होने पे अगर ये विटामिन ई अच्छे मात्रा में है तो ये स्टेरिलिटी को नहीं आने देगा, तो एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर के रूप में एंटी ऑक्सीडेटिव है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अथीरोस्क्लेरोसिस को कम करता है, रिड्यूस करता है, अथीरोस्क्लेरोसिस को इनहिबिट्स ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को भी इनहिबिट करता है, एस्कॉर्बिक एसिड के भी ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है, यानी कि ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है विटामिन ई। ये बेसिक चीज आपको जाननी थी। और फंक्शन के रूप में ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में उसमें भी रोल है, लैक्टेशन होती है उसमें भी रोल है, उसमें भी आपको डिलीवरी के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होती है उसमें भी इसका रोल है, प्रेगनेंसी में रोल है, और मस्कुलर फंक्शन में रोल है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी रोल है, स्पर्म के फॉर्मेशन में भी इसका रोल है। अगर जानते हो स्पर्म की काउंट कम हो गया तो कहीं ना कहीं स्टेरिलिटी आ जाती है, स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको कुछ उसी को रिवाइज करा दिया। और मैंने एक चीज और बताया था कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं आपके कोऑर्डिनेशन को इंपेयर्ड कर देती है। विटामिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं ब्रेन से रिलेटेड, आपकी कोऑर्डिनेशन इंपेयर्ड हो जाएगी और मसल वीकनेस हो जाती है, ये मैंने बताया था, और विजुअल स्कोटोमास हो जाती है, विजुअल स्कोटोमास, ये भी एक कारण है विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण। इसमें क्या होता है, जो आपका विजुअल फील्ड है, जो आप देख पाते हो, जो ये देख रहा है ना, ये रीजन मान लो, तो वो आपका कम होते जाते हैं, तो विजुअल फील्ड आपकी कम होती जाती है। यहां तक नहीं दिख रहा, यहां तक दिख रहा है, यहां तक, अब इसके बाहर नहीं दिखेगा, तो ये विजुअल फील्ड कम हो गया। इसमें भी स्कोटोमास बोला जाता है इसको, विजुअल स्कोटोमास, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं आंखों के अंदर। ठीक है ना, तो ये भी इसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और डेफिशिएंसी और कब होती है, जब सीवियर प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, पीईएम, मैंने बात की थी एक बार, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जब हो जाती है, सीवियर प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, और फैट मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, फैट मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, अगर ये है तो आपको विटामिन ई की कमी हो जाएगी। ये दोनों है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, मैरास्मस, क्वासियरकोर, मैंने बात की एक बार क्वासियरकोर, तो वो उसमें आपको प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन अगर है और फैट मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, उसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और डेफिशिएंसी को ट्रीट करना है, मैंने आपको बता दिया था कि कितना लेना चाहिए, पिछली क्लास में आपको बता दिया हूं। और आई डिजीज मैंने आपने देख लिया, विजुअल स्कोटोमास हो रही है, जो का फील्ड डिफेक्ट हो जा रही है, एक्चुअल पूरा फील्ड जो दिखता है वो दिख नहीं पा रहा है, यहां तक दिख रहा है उसके बाहर नहीं दिख पा रहा है ना, विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो जा रही है, ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं आंखों में उसके कारण से। ठीक है, और लिवर डिजीज में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर लिवर डिजीज है तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी। स्किन ड्राई हो जाते हैं, रिंकल, झुर्रियां पड़ जाते हैं स्किन में, ये भी इसकी कमी से, ये सारी डेफिशिएंसी से होने वाली, ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, थोड़ी सी रिवाइज करा दी। जो लोग नए हैं उसको तभी समझ में आएगा जब पिछली क्लास देख लेंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। विटामिन के की बात करते हैं, विटामिन के अगर समझना है तो विटामिन के को नॉर्मली आप देखोगे तो इसको, जैसे मैंने विटामिन ई को बताया उसी तरीके से इसको दो भाग में आप पढ़ सकते हो, दो भाग में। ठीक है ना, विटामिन K1 एंड विटामिन K2, नॉर्मली आप विटामिन के रूप में पढ़ा दी जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ ले विटामिन K1 एंड विटामिन K2, ये फाइलाक्विनोन के नाम से जाना जाता है विटामिन K1। ठीक है, और ये विटामिन K2 जो है वो फाइलाक्विनोन के नाम से जाना जाता है, और विटामिन K2 मेनाक्विनोन के नाम से जाना जाता है, मीनाक्विनोन। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइलाक्विनोन और मेलाक्विनोन के नाम से जाना जाता है। फाइलाक्विनोन मतलब ये प्लांट सोर्स में मिलेगा, ये प्लांट सोर्स, इसका सोर्स प्लांट सोर्स होगा।
ये प्लांट सोर्स में मिलते हैं। और ये जो है मेनाक्यूनोन, ये मिलता है आपको फिश ऑयल या मीट वगैरह में मिल जाएगा, फिश ऑयल एंड मीट, उसमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये सोर्स है उसका विटामिन के 2 का, तो ये आपको नॉर्मली है। अब 80% अगर डाइटरी विटामिन के की बात करोगे तो वो आपको रिक्वायर्ड होती है। 80% ऑफ डाइटरी विटामिन के एब्जॉर्ब होती है। जो भी डाइटरी विटामिन के है जो आप डाइट के माध्यम से ले रहे हो, उसका 80% एब्जॉर्ब होता है आपके बॉडी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 80% ऑफ डाइटरी विटामिन के इज एब्जॉर्ब्ड। और बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के में अगर बात करें तो ये जो रिलीज है, मैंने आपको बात किया था कि विटामिन ए डी ई के फैट सॉल्युबल है। जैसे मैंने विटामिन ई का रिलीज की बात की थी, उसी तरीके से विटामिन के जो है, अगर आपने कुछ खाना खाया, विटामिन के अगर है उस खाने में, उस फूड में है, उस डाइट में है, तो ये तभी रिलीज होगा जब आपके बॉडी में बाइल होगा, पैंक्रियाटिक जूस होंगे, इंटेस्टिनल जूस होगा, तब उसकी माध्यम से ये बाइल उसमें से रिलीज होगा। और रिलीज होने के बाद मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये रिलीज होने के बाद क्या होगा कि मिसेल्स से अटैच हो जाएगा, मिसेल्स से इंटीग्रेट कर जाएगा। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था मिसेल्स के बारे में, ठीक है ना। तो वो लोग देखे होंगे, उनको पूरा आइडिया होगा। तो ये जब रिलीज होता है, बाइल होना चाहिए उसके लिए, जब विटामिन के को रिलीज करना है फूड के माध्यम से, फूड से रिलीज करना है, उसके लिए बाइल चाहिए, पैंक्रियाटिक जूस चाहिए, इंटेस्टिनल जूस चाहिए, तब वो रिलीज होगा। और रिलीज होने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए उसको मिसेल से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। ये मिसेल्स इन द फॉर्म ऑफ फैट के फॉर्म में ये होते हैं, ठीक है। और इससे जुड़ के ये फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं विटामिन के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये हर विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनके साथ यही होता है, क्योंकि फैट में सोल्यूबल है, तो ये मिसल के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं। अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि 50% ऑफ विटामिन के, जो 50% आपकी बॉडी की विटामिन के है, वो तो गट बैक्टीरिया जो होते हैं, आपके गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वही सिंथेसाइज कर देते हैं, वही बना देते हैं, उसको संश्लेषित कर देते हैं, संश्लेषण कर देते हैं, ठीक है ना। 50% ऑफ विटामिन के इज सिंथेसाइज बाय गट बैक्टीरिया। जो गट के बैक्टीरिया है ना, कोलोन वगैरह में जो बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है, वो ही बना देते हैं विटामिन के को, ठीक है ना, 50%। बाकी तो आपको डाइट के माध्यम से लेना पड़ता है। अब आगे चलते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन, ये मैंने बेसिक चीज आपको बता दी, फंक्शन, ठीक है। और विटामिन के को देखना, विटामिन के अगर इन जनरल बोल रहा है तो इसको फाइलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन के नाम से भी जाना था। अगर इन जनरल बात किया तो इसको फाइलो या फाइलाक्विनोन एंड नेप्थोक्विनोन, इस नाम से भी जाना जाता है विटामिन के को। इन जनरल फाइलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन, और एंटी हेमोरेजिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है इसको, एंटी विटामिन। क्यों एंटी है? एंटी मतलब विरोध का, हेमोरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लड लॉस, ब्लड लॉस एक्सेसिव हो जाए उसका एंटी है, यानी उसको रोक रहा है, ब्लड लॉस को नहीं होने देता है। एंटी हेमोरेजिक विटामिन को के भी नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में लिख सकते हो, फंक्शन में एंटी हेमोरेजिक फैक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि एंटी हेमोरेजिक विटामिन है। एंटी हेमोरेजिक फैक्टर ब्लड लॉस को रोकता है, बॉडी से ब्लड लॉस नहीं होने देता है। एंटी हेमोरेजिक फैक्टर, फैक्टर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस की बात करता है, तो फैक्टर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस होती है इससे, ये वो फैक्टर है जिसके कारण प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस होती है। तो ये मैंने आपको एक बार बताया भी था एक बार कि विटामिन के सिंथेसाइज करता है प्रोथ्रोम्बिन लीवर में, विटामिन के सिंथेसाइज प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, जो आप जानते हो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन, ये क्योंकि इसेंशियल होता है ब्लड कोगुलेशन के लिए, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान है। लीवर फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट है, लीवर के फंक्शनिंग में सब इसके फंक्शन है, ठीक है, लीवर फंक्शनिंग। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ और साथ ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, जैसे कि इनबॉर्न एरर हो गया, कोई बच्चा पैदा हुआ तो इनबॉर्न एरर होते हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म जो होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो भी बॉडी में हो रही है, जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट है तो ये विटामिन के
आपको उससे बचाएगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन एन इन्फेंट। इन्फेंट में इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म में, वो उससे आपको ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद बात करें रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की, बात करोगे कितना इसको लेना है, ठीक है ना। तो फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें तो उन्होंने 55 माइक्रोग्राम पर डे की बात की है, पर डे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ठीक है ना। एडल्ट्स के लिए, वयस्क लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए 55 माइक्रोग्राम पर डे। अब आगे चलते हैं, विटामिन के कहां यूज किया जाता है, इसको लिख ले, फंक्शनिंग समझ में आ गया, इतने फंक्शन है विटामिन के, क्या क्या वो कार्य संपादित करता है बॉडी में, क्या प्ले करता है रोल वो। अब इसकी बात करते हैं कि इसका हम विटामिन के का यूज कहां कहां करते हैं। तो विटामिन के इज यूज्ड फॉर, विटामिन के इज यूज्ड फॉर, इसके बाद डेफिशिएंसी पढ़ लेंगे, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, और सोर्सेस पढ़ना अपने को। तो विटामिन के इज यूज्ड फॉर रिड्यूस एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मेंस्ट्रुएशन होती है तो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रही है उसको भी कम करता है, तो रिड्यूस एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, वहां पे इसका यूज किया जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेंस्ट्रुएशन होती है, पीरियड्स होते हैं, उसमें एक्सेसिव जब हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी, रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये मैंने तो बता ही दिया है, इसेंशियल फॉर, विटामिन के इसेंशियल है, इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग, या इसको ऐसा बोल सकते हो कि इसको हेमोरेज से बचाता है, हेमोरेज एंड ब्लीडिंग बोल सकते हो। तो हेमरेज का मतलब क्या है, एक्सेसिव ब्लड लॉस, हेमरेज का मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रही है बॉडी से, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है। आप जानते हो जब बच्चा पैदा होता है तो फीमेल को भी, जब नॉर्मल प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो गई, तो जब उसका बच्चा पैदा होगा, जब बर्थ होगा बच्चे की, तो उस समय फीमेल को भी विटामिन के का डोज दिया जाता है, शॉट दी जाती है, और बच्चों को भी दी जाती है ताकि ब्लड लॉस ना हो उस समय जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो विटामिन के का डोज दिया जाता है उस समय ताकि ब्लड का लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, हेमोरेजिक डिजीज इन न्यू बॉर्न बेबीज। हेमोरेजिक डिजीज, अगर कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है तो अगर उसमें हेमोरेजिक डिजीज है, ब्लड लॉस हो रही है उसकी बॉडी से, नाक से, क्या कहते हैं यहां से, नाभि से अगर, और एनस रीजन से पास हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, उस समय उसमें देना पड़ता है विटामिन के को ताकि ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, हेमोरेजिक डिजीज इन न्यू बॉर्न बेबीज, डिजीज इन न्यू बॉर्न बेबीज, जो बच्चे पैदा हुए हैं, अभी अभी नया बच्चा जो पैदा हुआ है उसमें, है ना। तो अगर उससे ब्लड लॉस हो रहा है बच्चे से, अगर मुंह से, आंख से, नाक से, या नाभि से, या एनस रीजन से, तो उसको विटामिन के का डोज देना पड़ता है ताकि ब्लड लॉस रुक जाए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक चीजें हैं। और इनहिबिटिंग सम कैंसर ट्यूमर, कैंसर के ट्यूमर को भी ये रोकता है, ये ध्यान रखना है, विटामिन के इनहिबिटिंग सम, कुछ ऐसे कैंसर ट्यूमर होते हैं उसको रोकता है, कैंसर ट्यूमर्स, ठीक है, इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। ओवरकमिंग इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन, कुछ विटामिन को आप अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो उसको भी ओवरकम करता है, उसको भी आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। ओवरकम करता है मतलब कि कोई विटामिन है अगर मान लो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो तो उसमें यह सहायता करता है कि आप एब्जॉर्ब कर पाओ। ओवरकमिंग इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन, इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन, विटामिन को आप एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये ओवरकम करता है। इनएबिलिटी, जो आपकी इनएबिलिटी है कि आप विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, उसको ओवरकम करता है और आप विटामिन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डाइटरी सोर्स की। डाइटरी सोर्स में अगर समझना है ये सारा उसका विटामिन के कहां कहां यूज होता है मैंने आपको बता दिया नॉर्मली, ठीक है। तो ये मेन चीज ध्यान रखना है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसकी मां को भी दिया जाता है ताकि ब्लड लॉस ना हो, और बच्चे को भी अगर ब्लड लॉस हो रही है, अगर नाभि से, आंख से, कान से, नाक से, कहीं से भी हो रही है, तो भी उसको विटामिन के का डोज दिया जाता है ताकि ब्लड लॉस ना हो, है ना। विटामिन के की इंजेक्शन लगाई जाती है। अच्छा, विटामिन ई में मैंने बताया था कि विटामिन ई जब सर्जरी कराना हो तो उसके 1 महीने पहले विटामिन ई का सप्लीमेंट अगर ले रहे हो तो उसको रोक दिया जाता है। सर्जरी अगर कराना हो तो विटामिन ई के सप्लीमेंट को 1 महीने पहले रोका जाता है। ये आपको पता है, ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। क्यों रोका जाता है?
क्योंकि विटामिन ई अगर ज्यादा मात्रा में बॉडी में हो गया तो वह इम्पेयर्ड कर देता है ब्लड क्लॉटिंग को। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से, इम्पेयर्ड कर देता है ब्लड क्लॉटिंग, और इसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है। विटामिन ई अगर ज्यादा हो जाए, हाइपर विटामिनोसिस हो जाए विटामिन ई का, तो इसीलिए अगर आपको सर्जरी करानी है तो 1 महीना पहले विटामिन ई के सप्लीमेंट्स को रोक दीजिए, क्योंकि अगर नहीं रोका तो सर्जरी हुई तो ब्लड लॉस ज्यादा होने लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन के जैसे इसका उल्टा है, अगर विटामिन ई आपने ज्यादा ले लिया तो ब्लड लॉस कराने लगता है, इनएबिलिटी हो जाएगी, क्या ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो ये ब्लीडिंग होने लगते हैं, इसकी रिस्क बढ़ जाती है। अगर ज्यादा मात्रा में विटामिन ई ले रहे हो, विटामिन के इसका उल्टा है, ये ब्लड क्लॉट कराता है, ब्लड को थक्का ज्यादा करता है ना, ब्लड को बहने से, ब्लीडिंग होने से रोक रहा है, तो ब्लीडिंग नहीं होने देता है। अब आगे चलते हैं, इसमें आपको इसका सोर्स की बात करते हैं। सोर्स कहां से विटामिन के मिल जाएगा? एक्चुअली तो आपका गट के बैक्टीरिया तो बना ही दे रहे हैं, 50% गट के बैक्टीरिया आपको बना ही दे रहा है, ठीक है ना, बट सोर्स की बात करोगे कहां से मिल सकता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स और फल वगैरह तो विटामिन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। सब्जियां और हरे सब्जियां और फल वगैरह जो होते हैं, हर फल विटामिन के अच्छे सोर्स होते हैं। इनफैक्ट पपाया में पपीता में तो बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स, कोलोन के बैक्टीरिया, जो कोलोन के बैक्टीरिया होते हैं, गट बैक्टीरिया मैंने बताया था ना, तो ये कोलोन के बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी करते हैं। और टमाटर उसमें भी होता है, टोमेटो में होता है। और इसमें आगे बात करें तो इसमें और कहां होगा विटामिन के, तो विटामिन के नॉर्मली आपको लीवर में मिल जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मैंने बता ही दिया, लीवर में मिल जाएगा, अगर लीवर खा रहे हो आप तो लीवर में मिल जाएगा। उसके बाद पीज में, मटर में, एंड ग्रीन आपका वो होता है, बीन्स होते हैं, है ना, ग्रीन बीन्स, उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पीज में, मटर में, ग्रीन बीज में मिल जाएगा, मिल्क में, कैबेज में मिल जाएगा, दूध में मिलता है लगभग, कैबेज में, बंद गोभी में मिल जाएगा, है ना, मिल्क में, कैबेज में मिल जाएगा, बंद गोभी में मिल जाएगा। उसके बाद कॉलीफ्लावर में, यस कॉलीफ्लावर में मिलता है, सूर्यमुखी के कॉलीफ्लावर, है ना, कैबेज में हो गया, कॉलीफ्लावर में हो गया, मिल्क में हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, कोलोन बैक्टीरिया, टोमेटो, लीवर, पीस, ग्रीन बीन्स में भी है, स्पिनच पालक में, उसमें मिल जाएगा, अच्छी मात्रा में मिल जाती है सब जगह, ये सारे सोर्सेस हैं, आपको ध्यान रखना है। और सीरियल्स जो होते हैं, सीरियल्स उसमें भी मिल जाता है, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट है, सीरियल्स जो खाते हो आप उसमें विटामिन के आपका अच्छा सोर्स है, बस ये आपको नॉर्मल ध्यान रखना है। और विटामिन के इज नोन एज, आपको कोई पूछे कि क्लॉटिंग चैंपियन कौन है, बोलते हैं ना कि चैंपियन, तो क्लॉटिंग चैंपियन कौन है, विटामिन के इज नोन एज क्लॉटिंग चैंपियन, क्योंकि ब्लड को क्लॉट कराता है ये, ठीक है ना, इट इज नोन एज क्लॉटिंग चैंपियन। तो ये सारे सोर्सेस हैं यहां से आपको विटामिन के मिल सकता है, लेकिन 50% विटामिन तो आपको गट के बैक्टीरिया, कोलोन के बैक्टीरिया ही बना दे रहे हैं, ठीक है ना। विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो फंक्शन में आपको ध्यान रखना है कि अगर दो चीज ध्यान रखोगे कि एक्ट्स एज ए एंटी हेमोरेजिक विटामिन, एंटी हेमोरेजिक विटामिन की तरह काम करता है एक तरीके से, ठीक है ना, एंटी हेमोरेजिक मतलब कि ब्लड लॉस नहीं होने देता है, ये विटामिन के का मेन रोल है। और इससे ज्यादा आपको जो मैंने बताया है वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। डेफिशिएंसी में क्या होगा, अगर कमी हो गई तो आप समझ सकते हो क्या होगा, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, कमी हो गई तो नॉर्मल आप समझ सकते हो कि इसकी कमी में क्या क्या हो सकता है आपके बॉडी में, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं डेफिशिएंसी में प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग ठहरेगा ही नहीं, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होता रहेगा, ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं, ब्लीडिंग ब्लड लॉस होते जा रहा है ना, तो ब्लीडिंग डिजीज बोल सकते हो, ब्लीडिंग डिजीज हो जाएगी, आपको खून निकलने लगेगा जहां तहां से, जहां से हुआ वहीं से निकल जाएगा खून, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग डिजीज प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहेगी, रुकेगी नहीं, ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसको हेमोरेज के नाम से भी जाना जाता है। हेमोरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रही है बॉडी से, उसको हेमोरेज बोलते हैं। लीवर आपकी मेल फंक्शनिंग हो जाएगी, लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा, लीवर मेल फंक्शनिंग, ये लीवर आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्लॉटिंग टाइम बढ़ चुका है, तभी तो मैंने बताया ना प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, क्लॉटिंग जल्दी से होगा नहीं, क्लॉटिंग टाइम बढ़ गया, ठीक है, ब्लड लॉस के चांसेस हो जाते हैं आपके। और डेफिशिएंसी में भी सीन इन प्री मैच्योर इन्फेंट्स, जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स होते हैं, जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स है, जो बच्चे जल्दी पैदा हो गए, तो उनमें भी आप देखोगे इसकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन के की, ठीक है ना। तो उसको अगर बात करोगे कि प्री मैच्योर इन्फेंट्स, उसमें भी विटामिन के की कमी हो जाती है, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो विटामिन के की कमी हो जाएगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स कोलोन के बैक्टीरिया को मार देगा और गट के बैक्टीरिया को मार देगा, और वही बैक्टीरिया विटामिन के बना रहे हैं, तो वो जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया को मार देता है, तो आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि वो
बैक्टीरिया विटामिन के बना रहा था एक्चुअली। तो एंटीबायोटिक्स नॉर्मली बैक्टीरिया पहचानता नहीं है। अच्छे बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी में है जो विटामिन बना रहे हैं, बुरे बैक्टीरिया भी है। एंटीबायोटिक इस चीज को नहीं पहचानता कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, वो तो सबको मार देता है, सारे बैक्टीरिया को। तो जो अच्छे बैक्टीरिया आपके विटामिन के बना रहे हैं बॉडी में, उसको भी मार देगा। तो सोच लो कितना खतरनाक है एंटीबायोटिक्स अगर आप सही डोज में नहीं ले रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं पे कमी किस में हो सकती है, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो भी कमी हो सकती है। जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स बच्चे पैदा हो गए, प्री मैच्योर हैं, उनमें भी कमी हो सकती है। अगर फैट आप सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो तो ये है फैट सोल्युबल विटामिन, और फैट आप सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो तो फैट सोल्युबल विटामिन विटामिन के की कमी हो जाएगी आपको। तो फैट एब्जॉर्ब करने में अगर दिक्कत है तो आपको कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो द पर्सन हु फेल्स टू एब्जॉर्ब फैट सोल्युबल विटामिन, कब, ये आपने देखा कि फैट सोल्युबल विटामिन को कब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अगर आपके अंदर फैट नहीं है। फैट अगर कम हो गया है, लोग बोलते हैं फैट कम करो फैट कम करो, जब फैट ही कम होगा, एक पर्टिकुलर मात्रा में फैट नहीं होगी तो फैट सोल्युबल विटामिन कहां डिसॉल्व होंगे, उनको फैट में डिसॉल्व होना है, घुलनशील है फैट के अंदर। तो फैट एक पर्टिकुलर अमाउंट में होना चाहिए बॉडी में, ऐसा नहीं कि बस सब खत्म ही कर दो, फैट चाहिए नहीं। हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अपना रोल है, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सबका अपना अपना रोल है, ठीक है। तो ये आपका डेफिशिएंसी में ये नॉर्मल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आगे बताता हूं कि नॉर्मली आपको टॉक्सिसिटी की बात करो, अगर आपने बातों विटामिन के ज्यादा मात्रा में ले लिया तो टॉक्सिसिटी नॉर्मली इसकी होती नहीं है, क्योंकि विटामिन के ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। विटामिन के जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से एज कंपेयर टू अदर फैट सोल्युबल विटामिन। विटामिन ए डी ई को बात करो, वो तो नॉर्मली एक्सक्रीट नहीं होते हैं, लेकिन विटामिन के, ये जो फैट सोल्युबल विटामिन है, ये नॉर्मली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसकी नॉर्मल टॉक्सिसिटी बॉडी में होती नहीं है। जब ज्यादा विटामिन के हो जाए तो नॉर्मली इसको टॉक्सिसिटी बॉडी में इसकी होती नहीं है, देयर इज नो टॉक्सिसिटी फाउंड, ठीक है। और हाई डोज अगर विटामिन के का ले रहे हो, हाई डोज रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीकोगुलेंट्स ड्रग। अगर हाई डोज विटामिन के की हो जाए तो जो भी एंटीकोगुलेंट्स ड्रग ले रहे हो, जो एंटीकोगुलेंट है ड्रग्स, उनकी इफेक्टिविटी को खत्म कर देगा, रिड्यूस कर देगा, इफेक्टिवनेस को कम कर देगा। तो हाई डोज रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ किसकी, एंटीकोगुलेंट्स ड्रग, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे तो ये जॉन्डिस भी करा सकता है। अगर आप टॉक्सिसिटी हो गई विटामिन के की, अब नॉर्मली होती नहीं है लेकिन विटामिन के आपके ज्यादा मात्रा में बॉडी है तो जॉन्डिस हो सकती है, हेमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है, हेमोलाइटिक अनीमिया भी हो सकती है। आपको ध्यान रखना है न्यू बॉर्न्स बेबी में, जो नए नए बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं, उसमें हेमोलाइटिक अनीमिया भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है अगर एक्सेसिव विटामिन के आपके बॉडी में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन नॉर्मली विटामिन के बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं अदर फैट सोल्युबल विटामिन के कंपैरिजन में, ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको नॉर्मल जानना था। और ए बेबी विथ हेमोरेजिक डिजीज, अगर कोई बच्चा है उसको हेमोरेजिक डिजीज है, मतलब ब्लड लॉस हो रहा है उसकी बॉडी से, तो हेमोरेजिक डिजीज है, कोई भी प्लेस हो सकता है, माउथ से हो रहा है, नाभि से हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड से हो रहा है, लोअर गट से हो रहा है, तो फिर आप समझ सकते हो कि उस बच्चे को विटामिन के का डोज देना पड़ता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग हो, ठीक है ना, ताकि ब्लड का थक्का जमे, ठीक है ना, ताकि ब्लड लॉस ज्यादा बॉडी से ना हो। ये विटामिन के की नॉर्मल जानकारी थी, आपको ध्यान रखना है। और विटामिन ई की मैंने बात की, विटामिन ई की डिस्कवरी किसने की है ये ध्यान रखना है। विटामिन ई की डिस्कवरी इवांस ने की है, विटामिन ई डिस्कवर्ड बाय इवांस, ठीक है ना। ये दो साइंटिस्ट है, इवांस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने विटामिन ई को डिस्कवर किया है। आपको कभी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं, इसका यही आंसर होगा, ठीक है ना। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें कि विटामिन ई का, विटामिन ई के नहीं बात कर रहा हूं, विटामिन ई की बात कर रहा हूं, विटामिन ई का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो फ्रेंच हॉल्ज ने दिया था। ये स्ट्रक्चर की जो फॉर्मूला है विटामिन ई का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाज गिवन बाय फ्रेंच हॉल्ज इन 1938 के आसपास का टाइम है, ठीक है ना। और ये जो इवांस ने जो खोजा है 1936 के आसपास टाइम है, 1936, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो हैंस इवांस ने इसको 1936 में खोजा था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इतने समय में इसको फ्रेंच हॉल्स ने इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात कही थी, ठीक है। और ये विटामिन के की नॉर्मल जानकारी आपको मिल चुकी है, पूरा डेफिशिएंसी वगैरह से क्या हो रही है, और लीवर मैन्युफैक्चरिंग हुई, प्रोलॉन्ग डिजीज, ब्लीडिंग टाइम जो है आपका, नॉर्मली ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स विटामिन के की डेफिशिएंसी से हो जाता है, ठीक है। ये हो गया फैट सोल्युबल विटामिन कंप्लीट। अब हम लोगों को वाटर सोल्युबल विटामिन पढ़ना है, विटामिन बी, उसमें विटामिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन B1 है, B2 है, वो पढ़ेंगे। विटामिन सी सेलर्स डिजीज के नाम से जानी जाती है विटामिन सी, वो पढ़ेंगे। और विटामिन पी हेस्पेरिडिन के नाम से जाना जाता है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, ठीक है।